ये जो टाइम है ना आजकल का, जब रोज मार्केट नीचे आ रही है, आप अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते हैं, शाम में कुछ और था, अगले दिन सुबह और नीचे आ चुका है। टफेस्ट टाइम होता है एक इन्वेस्टर की लाइफ का। बट यही टाइम डिटरमाइन करता है कि आप इन्वेस्टर बनने वाले हैं या हमेशा के लिए मार्केट को छोड़ के चले जाने वाले। यही मेक और ब्रेक का टाइम होता है और इसका एक्सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। 20 साल पहले आप इन्वेस्ट करते, हर महीने करते रहते तो कितने पैसे बचते। इट्स द इमोशनल साइड जो कि मेक और ब्रेक करती है। सो आज मैं आपको अपना 3 स्टेप प्रोसेस दूंगा जो मैं फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से आज मैं इन्वेस्टेड हूं स्टॉक मार्केट में, डिस्पाइट नोइंग कि मार्केट नीचे आ रही है और आती रह सकती है, डिस्पाइट नोइंग के इकोनॉमिक साइकिल पाकिस्तान में काम कैसे करते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि पाकिस्तान के लिए कोई ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। और ये 3 चीजें बहुत मार खा खा के सीखी है मैं हूं फुरकान पुंजानी, सीईओ एंड फाउंडर इन्वेस्टकार एडवाइजरी, विच इज एन एसईसीपी लाइसेंस सिक्योरिटी फ्यूचर एडवाइजरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो द पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट थिंग दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम सेलिंग, मैं अपने आप से पूछता हूं फिर क्या। चलें मेरे साथ इस जर्नी पे चलें। मार्केट नीचे आ रही है, एक काम करता हूं, मैं अपनी सारी चीजें बेच देता हूं। फिर क्या मतलब? बैंक में पैसे पड़े होंगे, बैंक में पैसे पड़े होंगे इसका मतलब नीचे आने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, बैंक में पैसे पड़े, फिर क्या फुरकान? मतलब वो जो रोज रोज का डर था वो मैं नहीं होगा मेरा कि मार्केट रोज नीचे आती जा रही है। ओके फुरकान, फिर क्या फुरकान ये बताओ। इस पूरे प्रोसेस के अंदर तुमने एक बार भी ये सोचा कि क्या तुमने गलत एसेट क्लास तो नहीं ले लिया है या गलत स्टॉक तो नहीं ले लिया है जो नीचे आ गया है? नहीं, राइट। इसका मतलब ये जो दिमाग तुम्हारा कह रहा है फुरकान, इसका कोई ताल्लुक फंडामेंटल्स के साथ नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक तुम्हारे डर से है। और डर क्या होता है? इमोशन होता है। और आज तक फुरकान, ये मेरा दिमाग अपने आप से बातें कर रहा है, आज तक फुरकान कभी तुमने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें तुम खुश हो जो कि इमोशनल हो? मैंने आज तक नहीं लिया है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2011 और 12 के अंदर 65% ऑफ माय पोर्टफोलियो वाज वन स्टॉक, लकी सीमेंट। जो जो मुझे उस वक्त उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए था ना, पता था। उसके ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, बैक देन इट वाज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। इतनी सारी सब्सिडरीज नहीं थी, एक ही कंपनी थी, एक दो ऑपरेशंस थे। एंड मैंने ये सोचा था कि यार फुरकान, अगर मैंने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस लगाना होता या मुझे जिन मालिकों की तरह सोचना होता तो वो लकी सीमेंट के मालिक होते। उनका सिर्फ एक ही ताल्लुक है, डजेंट मैटर हम किस ऑपरेशन के अंदर है, हमें यह देखना है कि हमारे पैसे के ऊपर 30-35% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बचता है या नहीं। और ये बहुत क्लियरली उस वक्त समझ में आ रहा था, बट मार्केट ने साथ नहीं दिया। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर मैंने देखा कि यार फुरकान ये तो नफा बन रहा है, 100 रुपए की चीज 120 रुपए की हो गई है, 20% नफा है फुरकान, जस्ट सेल इट। मैंने 115 रुपए में बेच दिया, और ये मैंने बेचा अपने इमोशंस की वजह से। नथिंग चेंज्ड। उस करेक्शन में मालिक भी चेंज नहीं हुआ, उस करेक्शन के अंदर बिजनेस ऑपरेशंस भी चेंज नहीं हुए, उस करेक्शन के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। उस करेक्शन में सिर्फ मार्केट में वो चीज नीचे आ रही थी, मैंने बेच दिया। सिर्फ ये सोचिएगा कि अगर आज मेरे पास वो पड़े होते, क्योंकि ये मैं सोचता, तो आज मेरी वेल्थ आज जो है उससे कितनी ज्यादा होती। एंड दैट इज माई रिग्रेट। यानी इमोशनल डिसीजन इज द थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग इन्वेस्टेड। नथिंग टू डू विद नंबर्स, नथिंग टू डू विद कंपनी। एंड इमोशनल डिसीजन मेकिंग से यू मेक मिस्टेक्स। और इमोशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रोज बरोज स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और हमें नहीं पता है कि आगे का फ्यूचर क्या है। सो मेरा ये जो सवाल है ना, फिर क्या, दैट रिमाइंड्स मी फुरकान के 2011-12 में क्या हुआ था। दैट रिमाइंड्स मी फुरकान के इमोशनल डिसीजन मेकिंग से आज तक किसी का बेनिफिट नहीं हुआ है, और क्योंकि ये टोटल डिसीजन इमोशन के तौर पर है, स्टॉप इट। बट जब मैं इसको अपने दूसरे एलिमेंट के साथ लगा देता हूं ना, दिस बिकम्स वेरी पोटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि एक्स्ट्रा सेफ्टी इज एक्चुअली अ रिस्क, जो कि हम भूल जाते हैं। और ये सीखा मैंने अपने अब्बा की लाइफ से। आज से 30 साल पहले मेरे अब्बा के पास कोई 14 लाख रुपए थे और मेरे चाचा के पास 10 लाख रुपए थे। किसी रीजन की वजह से दोनों भाई घर ढूंढ रहे थे। अब पूरी जिंदगी हमारी जितनी भी फैमिली है वो फ्लैट्स में रही है, तो मेरे अब्बा ने बहुत सिंपल सॉल्यूशन देखा। एक फ्लैट मिल रहा था 10 लाख रुपए का, इनके पास 14 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए का फ्लैट मिल रहा था, 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया। इन्होंने कहा हो गया डिसीजन। मेरे चाचा ने ऑन दी अदर हैंड ही सेड कि यार व्हाई नॉट अ बेंगलुरु, पूरी जिंदगी हम रहे हैं इसी तरह से फ्लैट्स के अंदर, क्यों ना बेंगलोर इस बार लिया जाए, क्योंकि आगे जाके फैमिली ग्रो होगी, ऑल द नेचुरल ह्यूमन डिसीजन इंस्टिंक्ट, राइट। फैमिली ग्रो होगी, मेरे पास फ्लोर होंगे बनाने के लिए, फ्लैट में मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। बट उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे, उन्होंने रिस्क लिया, 6 लाख रुपए का उधार लिया और वो बंगला ले लिया। आज मेरे अब्बा का फ्लैट
करोड़ रुपए का है। मेरे चाचा का वो बैंगलोर 6 करोड़ रुपए का है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। 16 लाख 6 करोड़ रुपए हो गए। किसने ज्यादा पैसे कमाए, किसने कम कमाए? नहीं, घर पैसे के लिए नहीं लिया था। द प्रॉब्लम वॉज एक्स्ट्रा सेफ्टी। मेरे अब्बा ने सेफ एंड नोन डिसीजन लिया। 4 लाख रुपए सेव किए, 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया। बट इसकी कॉस्ट 10 साल बाद समझ में आई। आज उस चाचा के घर पे हमारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली हर ईद पे मिलती है। सारे भाई, उनके बच्चे, यानी हमारी जनरेशन और हमारे बच्चे अगर एक जगह कहीं जमा हो सकते हैं कराची के अंदर, तो वो उनका बैंगलोर है। माय चाचा टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क, माय डैड प्लेड सेफ। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या आपको बैंगलोर लेना चाहिए, आपको कुछ पैसे बचा लेने चाहिए या डेट लेके घर ले लेना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसने मुझे एक चीज सिखाई, द कॉस्ट ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा सेफ। जब पैनिक होता है ना, वी ट्राई टू बी एक्स्ट्रा सेफ, और उसकी कॉस्ट उस वक्त पता नहीं चलती है, क्योंकि कॉस्ट वो करोड़ वर्सेस 6 करोड़ नहीं है। कॉस्ट है कि वो आप घर क्या ऑफर करता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर पैनिक किया, एक्स्ट्रा सेफ हो गए, एंड एक्स्ट्रा सेफ होने के बाद हमने वो डिसीजन ले लिया जो हमें लेना ही नहीं चाहिए था। एंड आई नो द कॉस्ट ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा सेफ। बट ये दोनों चीजें बेकार हैं अगर ये थर्ड स्टेप नहीं है तो, विच इज आई नो माई पोर्टफोलियो इनसाइड आउट। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। बट अगर ये लास्ट थर्ड स्टेप नहीं है ना, तो बीइंग एक्स्ट्रा सेफ, अगर आप नहीं हैं एक्स्ट्रा सेफ, तो एक्चुअली आप लॉस ही करेंगे। अगर आप पैनिक नहीं कर रहे हैं तो फूलिशली इन्वेस्टेड है। नो द थिंग्स दैट यू ओन। आप अभी स्टॉक पिकिंग नहीं करते हैं, मैं आपके बारे में बताता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू ओन। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको पता है राइट, मैं एडवाइजरी के लिए और कम्युनिटी के लिए 1 महीने में एक बार किसी एक स्टॉक के ऊपर इन डेप्थ चला जाता हूं। एवरीथिंग दैट आई नीड टू नो अबाउट दैट कंपनी वो मुझे पता होता है। एक केमिकल स्टॉक पे मैं वीडियो बना रहा था, एंड इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल स्टॉक। भाई पावर टैरिफ देखो, पावर टैरिफ से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है, पावर टैरिफ पाकिस्तान में नीचे आ रहे हैं तो ये ऊपर चला जाएगी कंपनी। दैट वाज ऑल इट। बट दिल को नहीं लग रही थी, मेरे रेड ब्लड सेल के अंदर वो स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग उतरी नहीं थी। आई केप्ट ऑन रिसर्चिंग, कुछ नहीं मिल रहा था। दीवार में ऐसा लग रहा था मैं सर मार रहा हूं, लेकिन वो जो अंदर से आता है ना कि आई अंडरस्टैंड दिस स्टॉक इनसाइड आउट, उसके लिए मुझे ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ दीज कंपनीज देखना पड़ा। और मुझे एक अजीब सी चीज नजर आई, पूरी दुनिया में ये वाली केमिकल कंपनीज जो होती है ना, वो ओलिगोपोली बन जाती है। हर मुल्क के अंदर 15 20 30 साल पहले ये प्लांट्स लगते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं। उसमें से 3 प्लांट्स उस मुल्क की कुछ सालों के बाद 70% कैपेसिटी बन जाते हैं, मतलब 70% मुल्क की डिमांड पूरी कर रहे होते हैं, और बाकी सारे छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसका ताल्लुक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। एक कंपनी जब री इन्वेस्ट करती रहती है अपने बिजनेस के अंदर, जिसमें उसको कंटेनर्स चाहिए, ट्रक्स चाहिए, जहां से यहां से वहां उसका केमिकल उठ के जा सके, दे गो एट द टॉप। इंडिया में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में भी यही हुआ। इसका मतलब दिस बिजनेस मॉडल का छोटा सा एलिमेंट है पावर टैरिफ। 15 साल के होराइजन में, 10 साल के होराइजन में सिर्फ ये सोचना है कि ये आउट ऑफ दोज 3 कंपनीज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि बन गया उसके बाद दीज कंपनीज पे 100% कैश आउट टू द शेयर होल्डर। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। अब मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूं स्टॉक का, बिकॉज आपको पता है आई विल नेवर टेल यू व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल। आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि कितना अंदर जाना है अगर आप स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं। बट जब इतने अंदर हम जाएंगे, तब रियलाइज होगा कि जो चीज हम लेके बैठे हैं वो ठीक है या नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज 100 रुपए की थी और 70 रुपए की हो गई है। फर्क ये पड़ता है कि क्या अगले 10 साल में ये कंपनी 5 गुना 3 गुना हो सकती है कि नहीं हो सकती। नाउ दिस इज मी, मैं 20 स्टॉक्स नहीं खरीदता अपने पोर्टफोलियो के अंदर। 5 6 वो स्टॉक्स जो मुझे समझ आते हैं मैं वो खरीदता हूं। दिस इज वेरी रिस्की। बट 20 25 स्टॉक्स लेना जस्ट बिकॉज के मुझे डिवर्सिफाई करना, इट डजंट मेक सेंस टू। मुझे अंडरस्टैंडिंग 10 12 15 स्टॉक्स के ऊपर अच्छी है, और मैं उन्हीं के अंदर प्ले करता हूं, चाहे वो एडवाइजरी हो या अपना पर्सनल पोर्टफोलियो। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको? समझाना ये चाह रहा हूं कि ये वो टाइम है जो आपको इन्वेस्टर और नॉन इन्वेस्टर में अलग करेगा। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर वो है जो वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है। वो पैनिक में डिसीजन नहीं लेता है, इमोशंस में डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन को उसका दिमाग कंट्रोल करता है। उसके लिए आई यूज फिर क्या मॉडल। वो एक्स्ट्रा सेफ होने की कोशिश नहीं करता है कि जरा सी मार्केट घटी एक्स्ट्रा सेफ हो जाओ, डिस्पाइट नोइंग कि उसका थर्ड स्टॉक कवर्ड है, विच इज कि वो जो ओन करता है वो उसको समझ आता है अगर वो स्टॉक पे करे।
लेकिन अगर वो स्टॉक पिकर नहीं है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, ईटीएफ इन्वेस्टर है, तो सिर्फ वो ये सोचता है कि जो एसेट क्लास में लेके बैठा हूं, यानी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक्स लेके बैठा हूं या ईटीएफ के थ्रू स्टॉक्स लेके बैठा हूं, वो बिजनेसेस हैं। ये स्टॉक्स नहीं है, ये बिजनेसेस हैं। और बिजनेसेस का असल बिजनेस क्या होता है? पैसा कमाना, इन्फ्लेशन में भी पैसा कमाना, इंटरेस्ट रेट जब ऊपर हो तो अपने आप को सरवाइव करना, और जब नीचे आए तो वो सब कॉम्पनसेट करवा लेना, या जितना पैसा छोड़ा है वो कमा के नीचे लेके आ जाना। ये है इनका बिजनेस मॉडल। स्टॉक्स तो सिर्फ लिस्टेड है, ये तो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम और ले सके, दैट्स इट। सो दिस इज माई थॉट प्रोसेस। जब भी बेचने का दिल हो, एक किताब में लिखें फिर क्या। इमोशंस को प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से अलग कर देगा ये। नंबर 2, क्या मैं एक्स्ट्रा सेफ होने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं? इमोशनल रीजन की वजह से नहीं है, ठीक है। Probably you would want to stay invested, जिस तरह मैं इन्वेस्टेड रहने की कोशिश करता हूं। एंड नंबर 3, इन्वेस्टेड रह किस में रहे हैं? डू आई अंडरस्टैंड इट? मेरे रेड ब्लड सेल के अंदर स्टॉक्स उतरे हुए या नहीं उतरे हुए? अगर मैं स्टॉक पिकिंग कर रहा हूं तो नहीं कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ या एडवाइजर जो आपके लिए अपने रेड ब्लड सेल में उतारते हैं, जो स्टॉक्स वो ओन करते हैं। और आपको सिर्फ ये सोचना है, मैंने क्यों लिया है, मैं इस एसेट क्लास में क्यों हूं, और क्या मैंने सिर्फ वो पैसे लगाए हुए हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। जो लास्ट 2 बड़ी मंदियां आई है ना, उसमें इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। आई होप आपको भी हेल्प की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।